Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो थर्ड पीरियड है उसमें उन एलिमेंट्स की हम एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जो थर्ड पीरियड है वो सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गन पर एंड होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सोडियम की है, सोडियम जो है थर्ड पीरियड का पहला मेंबर है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 11 आ जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगी 1s2 2s2 2p6, मतलब 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, हमने 11 पूरे करने, तो आपके पास 3s1 आ जाएगा। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन जैसी आ जाती है। मतलब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैसेस का दूसरा मेंबर है, नियॉन 3s1। इसी तरह हम बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी लिख सकते हैं। किस तरह? अब यहाँ पर सोडियम के बाद जो दूसरा मेंबर है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगी, Mg नियॉन कॉमा, तो यहाँ पर 3s2 आ जाएगा। इसी तरह जो आपके पास थर्ड मेंबर है इसका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, एल्युमिनियम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमा 3s। अब s ऑर्बिटल तो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद p आ जाता है, 3p1 आ जाएगा। इसी तरह जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन फोर्थ जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, Si नियॉन 3s2 3p2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऐड, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। मतलब जो जो हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके इंक्रीज होते हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो फास्फोरस है। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, नियॉन कॉमा 3s2 3p, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेंगे हम, 3p3 हो जाएगा। इसी तरह जो आपके पास सल्फर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 हो जाएगा। हमें पता है कि जो p सब शेल है इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 होते हैं और 3 हर ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट करने की एबिलिटी होती है वो 2 होती है। मतलब जो p सब शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी कॉमा 3s2 3p, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगी। इसी तरह जो आपके पास आर्गन है, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमा 3s2 3p6। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, मतलब वो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, उनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है। इसलिए इनका जो p सब शेल है वो भी कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3s2 जो s सब शेल है वो भी कंप्लीट है।
बाकी जो है वो भी कंप्लीट है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब हम देखते हैं इनकी बारी बारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका जो जनरल ट्रेंड है पीरियड टेबल के अंदर वो कैसा है, मतलब पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक साइज। चलिए ये देखते हैं। अब एटॉमिक साइज को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, इसे समझने के लिए आपके पास दो एटम्स हैं जो कि आपस में बॉन्डेड हैं। अब यहाँ पर जो हम सबसे पहले कंसेप्ट जो बॉन्डिंग का लेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड लेंगे। ये दो सिमिलर एटम्स हैं, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर उसका हम हाफ ले लें उसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज। मतलब दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। इसे हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो ये इसकी डिफिनीशन है। अब हम इसका ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड पीरियड टेबल में जो एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम किस तरह उसके ऊपर अफेक्ट आता है। सबसे पहले हम जनरली देखते हैं। जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एटॉमिक साइज है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड टेबल के अंदर वो क्या होता है, जनरली डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जो है वो जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसकी जो बेसिक रीजन है वो क्या है, अगर आप पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा लेकिन नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे जिसकी वजह से उनका जो अफेक्ट है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर होल्ड ज्यादा होगा। और दूसरे नंबर पर एंड देयर इज नो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। तो इस दो रीजंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं पीरियड में। अब ग्रुप में देखें तो ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है टॉप टू बॉटम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है साइज। इसकी रीज़न जो है, जो जो आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो ऐड होते जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट पीरियड है उसमें एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 1 होते हैं। टू पीरियड में, सेकंड पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे एलिमेंट्स के वो टोटल 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, 4 होंगे, 5, 6, 7, मतलब टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। अब बारी बारी हम सब एलिमेंट्स की जो उनके साइजेस हैं, एटॉमिक साइजेस और उनके आयनिक साइजेस। अब आयनिक साइज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको आयनिक साइज के बारे में बता दूं। जब भी कोई एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, या कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, लेता है, तो उस वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जब कोई भी एटम, कोई भी आपके पास एटम है, फॉर एग्जांपल एटम ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा उसे हम कैटायन कहते हैं। और इसी तरह कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसमें ऐड होता है, तो वो न्यूट्रल एटम किस में, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब प्रोटॉन्स के मुकाबले में उसमें एक इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज जो आयन होगा उसे हम एन आयन कहेंगे। अब याद रखने आपने ये बात कि जो कैटायंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हुआ है। रिमूव होने की वजह से जो न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल है उसके दरमियान जो होल्ड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैटायंस होंगे उनका जो साइज होगा वो श्रिंक हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो एनायंस होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन एक मजीद ऐड हुआ है, तो न्यूक्लियस को अब ज़्यादा फोर्स चाहिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, जिसकी वजह से उसे होल्ड तो कर लेगा लेकिन उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एन आयन का जो साइज होगा वो एटम के मुकाबले में, न्यूट्रल एटम के मुकाबले में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इनके साइजेस को देखते हैं। मतलब एटॉमिक जो रेडियस है उसमें जो साइज है एटम्स का, और थर्ड पीरियड के लिए एटम्स का और आयंस का जो साइजेस हैं वो ये हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई ये हैं, और जो आयनिक रेडियाई हैं वो ये हैं। ये दोनों किसमें, एंगस्ट्रॉम में। अब आप मेनली कंपैरिजन करें, ऊपर वाले जो रेडियाई हैं और नीचे वाले रेडियाई हैं इनमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है। मतलब ये जो आपको रेडियाई मिलते हैं इनके जो साइजेस होते हैं वो अपने एटम्स के मुकाबले में, अभी मैंने आपको बताया था कैटायन का साइज डिक्रीज हो जाता है और जो एन आयन होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इनका जो साइजेस हैं उनमें डिफरेंसेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं आयंस के और एटम्स के। अब यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करें 1.54, 1.36 मतलब डिक्रीज हुआ है। सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम का जो रेडियस, एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज हुआ है। इसी तरह 1.18 ये और डिक्रीज हो रहा है, 1.11 और डिक्रीज हो रहा है, 1.06, 1.02, 0.99, 0.98 मतलब ये ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है आखिर में 0.99 के बाद 0.98 मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम है दूसरों के मुकाबले में। वो इसलिए मैंने अभी आपको बताया था नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होती है, वो केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इनका डिफरेंस जो है, जो रेडियाई हैं उनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। इसी तरह अगर हम देखें इनका आयनिक रेडियस देखें 0.95 पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, 0.065, 0.50 और डिक्रीज हो रहा है, 0.41, 0.34, 0.29, 0.26 मतलब यहाँ पर भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है इनके जो आयनिक रेडियाई हैं उनका साइज। तो ये था आपके पास आयनिक रेडियस। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे पहले हम समझते हैं किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है वो एज अ होल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, कैटायन में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाला तो कैटायन में कन्वर्ट हो गया। 1 मोल ऑफ एटम्स को अपने आयंस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयंस, तो 1 मोल ऑफ एटम होंगे तो वो 1 मोल ऑफ आयंस देंगे, तो उसे हम कहते हैं उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमें ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी, उनकी रीजंस क्या हैं। उसकी रीजंस जो हैं आपके पास सबसे पहले आ जाती है एक उसकी न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा आ जाता है उसका एटॉमिक साइज, तीसरा आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फोर्थ वन आ जाता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या टाइप ऑफ जो ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल में पाया जाता है, जो इन्वॉल्व होता है जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है,
उसकी जो टाइप होती है उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब किस तरह? सबसे पहले हम न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे, मतलब उसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा तो उसका जो होल्ड है अपने वैलेंस शेल के ऊपर उतना ज्यादा होगा। तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन हम इजीली रिमूव नहीं कर सकेंगे, उसे हम ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। मतलब इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। दूसरी हमारे पास जो इसकी जो फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज तो हमने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं तो नंबर ऑफ शेल्स वही रहते हैं, सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। उस तरह न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो गया। टॉप टू बॉटम आए तो उसका साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स इन दी एटम। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो जब जितना ज्यादा एटम का रेडियस होगा, उसका साइज होगा, उतनी जो होल्ड होगा न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतना कम होगा, जिसकी वजह से है हमें कम एनर्जी चाहिए होगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मतलब इसका जो रिलेशन होगा वो हमारे पास इनवर्स होगा एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, हम लिखेंगे 1 बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर वो आ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ये आपके पास एटम है, एटम में ये नंबर ऑफ शेल्स हैं। अब इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट शेल्स में। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो कम हो जाएगा। किसकी वजह से? जो इनर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी वजह से इसके जो ऊपर होल्ड होगा वो कम हो जाएगा। मतलब जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हर्डल्स क्रिएट करेंगे, एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। मतलब जितना साइज बड़ा होगा उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होने की वजह से जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। मतलब जितनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो हमें एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइज करने के लिए उतनी कम होगी। मतलब इसका जो रिलेशन होगा वो भी इनवर्स होगा। जो आखिरी जो फैक्टर है वो आ जाता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, या हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अब यहां पर नेचर ऑफ ऑर्बिटल से क्या मुराद है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल से मुराद ये है कि जो ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हों या हाफ फिल्ड हों उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मतलब जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल्स या पार्शियली फिल्ड होते हैं, पार्शियली से मुराद हाफ फिल्ड होते हैं, उन्हें वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उन्हें ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह दूं कि जिस तरह आपके पास थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं सोडियम मैग्नीशियम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं। सोडियम की
आ जाती है NS1 और इसकी NS2 आ जाती है। मतलब मैग्नीशियम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आगे आ जाता है आपके पास 3s2। अब यहां पर s जो होता है, s ऑर्बिटल जो है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। वैलेंस शेल में जो पाए जाने वाला सब शेल है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एज कंपेयर टू जो आपके पास सोडियम है। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1। अब यहां पर ये भी क्या है, हाफ फिल्ड है, मतलब ये भी स्टेबल है। अगर हम देखें इसका कंपैरिजन करें एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1। अब यहां पर जो p है उसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो हाफ फिल्ड होता है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। मतलब इन 2 कंडीशंस में ये स्टेबल होगा। अब दोनों कंडीशंस यहां पर नहीं पाई जाती, इसलिए जो एल्युमिनियम होगा उसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो मैग्नीशियम और सोडियम के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नेचर ऑफ ऑर्बिटल है वो इस तरह अफेक्ट करता है। तो ये इसकी थी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की, वो आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए ये देखते हैं। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। मतलब ये आपके पास 2 एटम्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के दरमियान पाया जाता है। अब अगर ये सिमिलर एटम्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो इन्होंने शेयर किया हुआ है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए वो सेंटर में होगा। लेकिन इसी तरह आपके पास 2 डिफरेंट एटम्स हैं, 2 डिफरेंट एटम्स हैं, तो यहां पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब इसकी जो ये एबिलिटी है कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को पार्शियली अपनी तरफ डिस्प्लेस करने की जो एबिलिटी है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसे हम किस तरह डिफाइन करेंगे, the partially displacement of shared pair of electron towards itself in a covalent bond, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब अगर हम पीरियड 3 एलिमेंट्स को देखें तो यहां पर लेफ्ट टू राइट हमें पता है कि इनका जो साइज है वो डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतनी ज्यादा होगी। मतलब जितना साइज डिक्रीज होगा एनर्जी उतनी ज्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसी तरह साइज डिक्रीज होने की वजह से ये भी होगा कि जो स्मॉल साइज एटम है वो क्या करेगा, उसके न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा है, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ है उसके ऊपर भी ज्यादा होगा। तो इस तरह क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जो आपके पास ट्रेंड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी पीरियड टेबल में, और टॉप टू बॉटम क्या होगी, ये डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब साइज का जो अफेक्ट है बाकी प्रॉपर्टीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। मतलब आपको अगर इस ट्रेंड का पता चल जाए कि साइज जो है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो आप इजीली जो है ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल या उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। साइज जितना डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होगी। साइज जितना बड़ा होगा एटम का उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी उतनी कम होगी। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब हम आते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। अब हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो ताल्लुक होता है वो किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका और न्यूक्लियस के दरमियान जो होल्ड होता है उससे रिलेट करता है। मतलब किसी भी एटम के अंदर अगर हम उसका साइज देखें, यहाँ पर साइज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। एक एटम है उसका साइज बड़ा है, दूसरा स्मॉल है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस का होल्ड जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस का होल्ड जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनके फ्री होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, किसी भी बहुत सारे एटम्स अगर एक जगह पर किसी भी एलिमेंट के पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम क्या करते हैं, जंप कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी एटम में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उनकी जो कंडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की उतनी ज़्यादा होगी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी उतनी आसानी से ट्रेवल कर सकेगी। अब यहाँ पर अगर हम बारी बारी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखें तो यहाँ पर आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था जो ग्रुप नंबर है वो आपको शो करता है किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें पाए जाने वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। फर्स्ट है ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नीशियम के 2 हैं। मतलब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डीलोकलाइज हो सकता है क्योंकि ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। और इसी तरह एल्युमिनियम जो है ये भी मेटल है, सोडियम मैग्नीशियम की तरह। यहाँ पर भी इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ पर भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की वजह से उनमें जो होल्ड है न्यूक्लियस का डिक्रीज हो रहा है, उनमें जो होल्ड है न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो ज्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी उतनी कम होगी। जितने कम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उतनी कम होगी। इसी तरह टॉप टू बॉटम आए तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होल्ड होगा वो क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इजीली फ्री हो सकते हैं, मतलब डीलोकलाइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर है। अब जो फास्फोरस और सल्फर जो हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो फास्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो सल्फर है वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक तो इनका साइज डिक्रीज होगा, दूसरे नंबर पर जो अवेलेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो किस में चली जाएगी, वो इनकी आपस में ही एटम्स की बॉन्डिंग में चली जाएगी, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस वजह से फास्फोरस और सल्फर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसी तरह जो क्लोरीन है इसका साइज मजीद श्रिंक हो जाएगा, इसका जो बहुत कम साइज होने की वजह से ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो क्लोरीन है वो Cl2 की फॉर्म में, मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह जो आर्गन है, आर्गन का केस जो है वो हमारे पास एक्सेप्शनल है। आर्गन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर इसमें वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। वंडर वाल फोर्सेस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनमें कंडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो क्या हो जाएगी, नहीं होगी। ये इसकी रीजंस हैं। ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।